ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग एक करवाने वाले हैं और इसका नाम है फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट मतलब जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, चाहे वो क्वार्टरली हो चाहे वो ईयरली हो, अकाउंटिंग पीरियड में जब लास्ट डे होता है, यानी कि अगर आप 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला ले रहे हैं तो 31 मार्च के दिन आपकी कंपनी की क्या कंडीशंस है, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या है, उसकी एसेट्स कितनी बची हैं, उसका कैश कितना है, बैंक कितना है, उनके पास लायबिलिटीज कितनी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम ये जानना चाहते हैं। और यही जानने के लिए कंपनीज फाइनल अकाउंट बनाती है। फाइनल अकाउंट में जो अकाउंट्स मेन बनाए जाते हैं वो बनाया जाता है, एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा कंपनी की बैलेंस शीट। ठीक है, इतनी चीजें बनाई जाती हैं और यही सब बनाना हमें सीखना है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको लेजर के बारे में बताया था, अभी पिछले उसमें लेजर कैसे बनाए जाते हैं। तो आपने देखा था कि हर लेजर का एक बैलेंस था और वो बैलेंस हम टू बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस बीडी कर रहे थे, है ना। सीडी मतलब बैलेंस को नीचे लेके गए, कैरीड डाउन, और बीडी मतलब उस जो नीचे आपने बैलेंस लिया वो अगले दिन उसको आगे लेके गए, ब्रॉट डाउन किया आपने। तो हर लेजर का अपना एक बैलेंस था। इस बैलेंस को उनके नेचर के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट में जब हम लिखते हैं, एक हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए उस बैलेंस का मतलब जो भी लेजर का बैलेंस आया था उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम जब उसके बैलेंस को डेबिट या क्रेडिट में लिख लेते हैं तो यही जो स्टेटमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यही स्टेटमेंट कि वो डेबिट में जा रहा है कि वो क्रेडिट में जा रहा है, जो हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए से कैश का बैलेंस है तो आपने कहा कैश, और कैश का बैलेंस और यूजली डेबिट ही आता है, तो आपने मालूम लिखा कि कैश का बैलेंस हो गया 1 लाख। आपने कहा कैपिटल का बैलेंस, तो कैपिटल का बैलेंस यूजली क्रेडिट ही होता है, तो आपने कहा मान लीजिए कैपिटल का बैलेंस है 50,000। तो ऐसे जिसका जो बैलेंस होता है वो हम लिखते जाते हैं और फाइनली इन दोनों के जो टोटल होते हैं वो हमेशा इक्वल आते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट के टोटल इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई अकाउंट का जो टोटलिंग है या उसका जो आपने बैलेंस निकाला उसमें कोई दिक्कत है। तो फिर आपको एक एक लेजर चेक करना पड़ेगा कि कहीं किसी अकाउंट के टोटल में दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह का ट्रायल बैलेंस सभी कंपनीज बनाती है, यानी कि पहले आप जनरल बनाएंगे, जनरल बनाने के बाद आप लेजर बनाएंगे और लेजर बनाने के बाद फिर आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो हम जब जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ये फाइनल अकाउंट्स इसी ट्रायल बैलेंस से बनाए जाते हैं। ठीक है, आपके पास ट्रायल बैलेंस होता है, आपके पास हर चीज के बैलेंसेस होते हैं। कैश का बैलेंस आ गया, परचेज का बैलेंस आ गया, ओपनिंग स्टॉक पता चल गया, आपको सैलरीज का पता चल गया, सारे खर्चों के बैलेंसेस पता चल गए। जैसे आपने पूरे साल भर में कितनी सैलरीज दी, हर बार सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फाइनली सैलरी करके कितनी सैलरी आपने साल भर में दे दी। वेजेस है तो साल भर में कितनी वेजेस दे दी, वही उसका बैलेंस आ जाएगा, है ना। तो हर एक चीज का आपके पास एक बैलेंस आ गया है कि आपने साल भर में कितनी वेजेस दे दी, कितनी सैलरी दे दी, कितना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, इस समय आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या है, आपके पास बिल्डिंग कितनी है, आपके पास मशीनरी क्या कितनी है, प्लांट कितना है, लैंड कितनी पड़ी हुई है, आपके पास स्टॉक कितना रखा है, आपके ऊपर लोन कितना है ना, एक्सटर्नल लोन कितना है, इंटरनल कैपिटल आपके पास कितनी है, मतलब इंटरनल लायबिलिटी आपके पास कितनी है, क्रेडिटर्स कितने हैं आपने, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है आपके पास, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, है ना।
ये सारी बातें आप साल के एंड में जानना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी स्टार्टिंग में कि जो आपके एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं ये या तो रेवेन्यू नेचर के होते हैं या कैपिटल नेचर के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से नेचर के होते हैं? एक रेवेन्यू या कैपिटल नेचर के। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस रेवेन्यू अर्न करने के लिए डे टू डे ऑपरेशंस में आपने जो कुछ भी खर्चे किए, सैलरीज दी, वेजेस दी, स्टेशनरी का खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए, जो भी आपने डे टू डे खर्चे किए वो सब आपके रेवेन्यू नेचर के खर्चे कहलाते हैं। तो जो भी आपको रेवेन्यू मिली है साल के एंड में, मतलब सेलिंग से मिली होगी, तो जो भी आपको रेवेन्यू मिली उसमें से आपने सारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे किए माइनस, और माइनस करने के बाद जो आपको मिला वो आपका हो गया नेट प्रॉफिट, है ना। वो क्या हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया। अब साल के एंड में आप नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हो, इसलिए आप एक प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। और साथ में आप ये भी जानना चाहते हो कि आपके जो कंपनी है उसकी एक्चुअली पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो उसके लिए आप बैलेंस शीट भी बना रहे हो। तो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है वहां पे लायबिलिटीज की चीजें, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, और ऐसे ही जो एसेट साइड से बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं ना। एक लायबिलिटी साइड को बैलेंस शीट जब बनाई जाती है, देख लो एक बार, बैलेंस शीट जब भी बनाई जाएगी तो उसकी अभी हम फॉर्मेट सब डिस्कस करेंगे भी ना, कुछ शॉर्ट में बता रहे हैं आपको थोड़ा सा केवल, कि जब भी बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो एक तो उसका आपका लायबिलिटी वाला पार्ट होगा और एक एसेट वाला पार्ट होगा। तो जो लायबिलिटी से संबंधित चीजें होंगी वो सब लायबिलिटी साइड लिखी जाएंगी, और जो एसेट होंगी सारी हमारी वो सब एसेट में लिखेंगे। अब एसेट में भी मैं बताया 3 तरह की एसेट्स होती हैं। कौन कौन सी 3 तरह की एसेट्स होती हैं? बोलो प्रिंसी। तुमको पढ़ाई लिखाई बंद कर दी तुमने एकदम, कहो कौन कौन सी एसेट्स होती है 3 तरह की? नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इतनी सारी एसेट्स बताई थी हमने आपको। इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको भी हम एसेट की तरह रख लेते हैं, है ना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको भी एसेट की तरह रख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग बैलेंस शीट में मतलब बैलेंस शीट के अंदर डालते हैं। और बैलेंस शीट की खास बात ये है कि इसका जो टोटल होगा जी हमेशा इक्वल रहेगा, दोनों लायबिलिटी और कैपिटल साइड। तो ये जो ट्रायल बैलेंस हमारे सामने रहेगा, इसी ट्रायल बैलेंस में से हमें खोजना है कि कौन रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं उसको हम P&L में डालेंगे, जो कैपिटल नेचर की है उसको हम बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अभी बात क्लियर हो रही है? अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सुन लीजिए एक बार, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें तो ये यूजली जो आप फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स खरीदने में जो भी खर्चा होता है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीनरी खरीदी, लैंड खरीदी, बिल्डिंग ली, ये सारे जो खर्चे हैं ये सब क्या कहलाएंगे? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। और रेवेन्यू नेचर के खर्चे क्या है? जो आपके डे टू डे बिजनेस को रनिंग करने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं वो सब रेवेन्यू नेचर के हैं। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरह से आपके बिजनेस की कैपेसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, ठीक है। जबकि रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं वो आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो आप खर्चे कर रहे हो वो रेवेन्यू नेचर हो गया। और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, इनहेंस करने के लिए जो आप खर्चे कर रहे हो वो सारे आपकी, जैसे आपने नया फर्नीचर खरीद लिया, नई एसेट लेके आ गए, नई बिल्डिंग लेके आ गए, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो भी आप चीजें खरीदते हैं उनका बेनिफिट अगले कई वर्षों तक हम लेते रहते हैं। वहीं अगर हम रेवेन्यू
एक्सपेंसेस की बात करें तो ये आप उसी साल ये एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, आपने सैलरी दी, खत्म हो गई, अब फिर काम करेगा, फिर सैलरी देनी पड़ेगी। आपने वेजेस पे की, खत्म हो गया वेजेस, आप उसने मजदूरी की, आपने उसको पेमेंट कर दिया। लेकिन अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, तो वो आप अभी खरीदी तो ये थोड़ी ना कि इसी साल खत्म हो जाएगी, वो आपको अगले कई वर्षों तक मशीनरीज काम देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं उनसे आप अगले कई वर्षों तक काम ले सकते हो, और रेवेन्यू नेचर के वो उसी साल क्या हो जाते हैं, आपके एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यूजली जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं ये यूजली एक्सपेंसेस अकाउंट में ही जाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस अकाउंट में हम उनको डेबिट करते जाते हैं। और जो कैपिटल नेचर के हैं वो डेबिट होते हैं उस पर्टिकुलर एसेट के हेड में। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपने सैलरी की, तो आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया और फाइनली सैलरी P&L अकाउंट में डाल दी। लेकिन अगर फर्नीचर की बात हम लोग करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, और ये जो फर्नीचर का खर्चा है, जो फर्नीचर एक्सपेंस किया, ये आप P&L अकाउंट में ना डाल के आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर के नाम से आप उसको लिखोगे। ठीक है, आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कैश तो किया, लेकिन आपने लैंड एंड बिल्डिंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालना है, आप इसको कैपिटल नेचर का है तो आप इसको बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से लिखा रहेंगे। ठीक है, आप इसको P&L अकाउंट में डाल के इसको खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि आपको थोड़ा सा रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में अंतर समझ में आ जाए, तो फिर आपको ये फाइनल अकाउंट अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों में बात करते हैं। इसमें जो पहला अकाउंट हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे कि देखिए आपकी एक फैक्ट्री है, आप जो माल बना रहे हो वो कहां बना रहे हो, फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री वो जगह है जहां पे डायरेक्टली आपकी सारी कॉस्ट उस माल पे लग रही है। मतलब जैसे मान लीजिए आप फर्नीचर बना रहे हैं, तो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी लेके आए, डायरेक्टली फैक्ट्री में यूज हो रही है। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर मजदूर लगे हैं, आपने उनको वेजेस पे की। ठीक है, और मान लीजिए फैक्ट्री के अंदर बड़ी भारी भारी तो बिजली खर्च होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें पावर का प्रयोग भी होता है। तो फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो वो सब कौन से एक्सपेंसेस कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ फैक्ट्री के अंदर ही खर्चे होते हैं? इस बंदे का एक ऑफिस भी है। ठीक है, ऑफिस भी है, ऑफिस के अंदर सामान नहीं बन रहा है, लेकिन ऑफिस के अंदर अकाउंटेंट बैठा हुआ है। ठीक है, मैनेजर बैठा है, प्यून भी है, ऑफिस का किराया भी भर रहे हैं, ऑफिस की भी लाइट है। ठीक है, ऑफिस के अंदर एडवर्टीजमेंट प्लान हो रहा है। हालांकि इसका इस वस्तु के बनने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये अलग से खर्चे हो रहे हैं। और क्या ये जरूरी नहीं है? ये भी सब जरूरी है। तो अकाउंट्स ने क्या किया कि इन दोनों खर्चों को अलग अलग तरीके से बांट दिया। इन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसको आप अलग लिखिए, और इसको हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रेवेन्यू हुई है, सेल्स हुई है, सेल्स में से पहले हम ये जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं पहले हम इनको घटा देंगे। इनको घटाने के बाद जो हमारा आएगा दैट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और इसके बाद फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ये जो दूसरे जो ऑफिस मतलब फैक्ट्री के बाहर जो खर्चे हो रहे हैं इन सारे खर्चों को भी हम माइनस करेंगे, तब फिर जाके हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब आप कहोगे सर फिर जब नेट प्रॉफिट निकालनी है तो फिर अलग से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरी है ताकि हमें यह पता चल सके कि हम एक्चुअली जो सामान बना रहे हैं उस पर कितना पैसा लग रहा है, ये हमें अलग से पता चल जाए
कि अगर हम सिर्फ उसकी कॉस्ट निकालें तो हमें कितना खर्चा आ रहा है। ऐसे मान लीजिए आप किसी होटल में डोसा खाने के लिए गए, उसने डोसा बताया 80 रुपए का, अब आपसे बहस करने लगा कि कितना चावल लगा है, कितना तुम सांभर यूज कर रहे हो, कितनी चटनी का यूज कर रहे हो, मुश्किल से 20-25 रुपए खर्च हुए होंगे तुम्हारे, तुम तो लेते रहे 80 रुपए, तो ज्यादा ले रहे हो। तो उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हो आप। इसके बाद हमारे और भी एक्सपेंसेस हैं। देखो हमने शॉप लगाई हुई है, इसमें एसी लगा हुआ है, देखो ये 4-5 लोग काम कर रहे हैं, इनको हम अच्छी सैलरीज देते हैं, ये हमारा शेफ बाहर का है, इसको भी हम पैसा खर्च करते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ से निकलेंगे? तो फिर आपने कहा कि हाँ ये तो बात सही है, हमने कहा वो खर्चे भी तो जोड़िए आप। इसके बाद जब वो भी घटा दोगे हमारी सेल्स में से, तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, और वो हमारा रियल प्रॉफिट है। इसलिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ही जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेड एक्सपेंसेस का हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, ये कैसे बनाते हैं इसका एक फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, तो आप लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक ये स्पेसिमेन ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहां क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई सेल्स। अब आप कहोगे सर ये सेल्स क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है और रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिट, है ना, दैट्स व्हाई सेल्स हम उसको क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। तो बाई सेल्स, साथ में बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो सामान बाद में बच गया है ना, वो हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इधर लिखेंगे खर्चे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सामान से, अब हमने बताया सो के उठे तो एकदम ऐसा तो है नहीं है कि आप जब क्लोजिंग करोगे, मतलब आप अकाउंट क्लोजिंग करोगे तो कुछ भी सामान बचा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ सामान रहता ही है बचा हुआ। तो जब आप अगले दिन अपना बिजनेस शुरू करोगे तो आपको कुछ तो सामान मिलेगा ना, तो वो सामान मिलेगा, उसको आप क्या कहेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो पहले आप अपनी ओपनिंग स्टॉक को खत्म करोगे। ठीक है, इसके बाद मान लो 2-4-5 दिन में ओपनिंग स्टॉक खत्म हो गया, फिर आपने की नई परचेज। ठीक है, तो लिखेंगे टू परचेज। ठीक है, जो कुछ भी अब आप माल बना रहे हो ना, आप फर्नीचर की दुकान, फर्नीचर आप बनाते हो फैक्ट्री में, तो आप नया माल लेके आए, ओपनिंग स्टॉक तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर आपने किया परचेज। ठीक है, इसमें से आपने घटा दिया परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न का एक नाम और है रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम है? रिटर्न आउटवर्ड। तो अगर कहीं पे रिटर्न आउटवर्ड लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये परचेज रिटर्न की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फैक्ट्री के अंदर आपने अगर कुछ वेजेस पे की है, सैलरी पे की है, अब याद रखना कि ये सैलरी है, वेजेस कहां पर है? फैक्ट्री के अंदर। अगर ऑफिस के लोगों को आपने ये पे किया है तो ये जाएगा P&L अकाउंट में, क्योंकि ये, और यूजली इसकी पहचान ये है कि सवालों में वेजेस दिया रहता है, तो आप समझ जाइए कि वेजेस फैक्ट्री से संबंधित है। और अगर वेजेस एंड सैलरी दिया है तो भी आप समझ जाइए फैक्ट्री से संबंधित है। हाँ, पहले सैलरी दी है तो आप समझ जाइए कि ये ऑफिस से संबंधित बात करें, क्योंकि सवालों में कई बार चीजें क्लियर नहीं करते ना कि ये सैलरी कहाँ की है, फैक्ट्री की है कि यहाँ की है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ जाएंगे। इसके बाद है और जो भी डायरेक्ट खर्चा है, तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, तो जो भी खर्चे इन्होंने कहा वो है। फिर है टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड। ठीक है, अब कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है फैक्ट्री के अंदर जो आप सामान मंगा रहे हो ना, आपके अंदर रॉ मटेरियल आ रहा है, तो उस रॉ मटेरियल को कोई ट्रक से आएगा ना, वो तो ट्रक वाला कुछ भाड़ा लेगा, उसी को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो ये फैक्ट्री से संबंधित खर्चा है, इसलिए हम इसको हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखते हैं।
टू फैक्ट्री पावर, टू फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो लाइट वगैरह खर्च हुई, बहुत भयंकर बिल आता है उसका, है ना, बड़ी बड़ी मशीन चल रही हैं, 1 घंटे में पता चला 1000 यूनिट खर्च हो जाता है वहां पे, इसलिए इसको वहां पे पावर का प्रयोग किया जाता है। ये जो 33 kV लाइन चलती है ना, ये इन्हीं फैक्ट्रीज के लिए होती हैं, वहीं पे यूज होता है। आप लोग ना 33 kV लाइन यूज करते हो, तो फैक्ट्री में पावर लग रही है। जब और भी खर्चे हो सकते हैं, ये तो एक स्पेसिमेन है, आपको ये पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर खर्चा है ये आपका फैक्ट्री के अंदर हो रहा है कि फैक्ट्री के बाहर हो रहा है। अगर फैक्ट्री के अंदर वाला खर्चा है तो ये सब यहीं आएंगे। ठीक है, और फाइनली हम क्या करेंगे, यहां के बैलेंस, मतलब जो ज्यादा वाला बैलेंस है उसको हम अलग लिख लेंगे और कम वाले बैलेंस को अलग लिखेंगे। फिर ज्यादा वाले बैलेंस में से कम वाले बैलेंस को माइनस करेंगे। माइनस करोगे तो हमेशा, मतलब यूजली इस तरफ ही आता है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मतलब इनकम वाला जहां पैसा आ रहा है वो ज्यादा है और जहां पैसे जा रहे हैं वो कम है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको प्रॉफिट ही होगा, आ ज्यादा रहा है कम खर्चा हो रहा है, तो इसको आप बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ऐसी कंडीशन भी हो जाती है जहां पे खर्चे ज्यादा हो गए और आया कम, तो वहां पे हो जाएगा ग्रॉस लॉस, तब बैलेंस यहां आएगा। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि आपके खर्चे ज्यादा हो जाए और आपकी इनकम कम रहे, तो आप उसको बोलेंगे बाई ग्रॉस लॉस, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे सीडी, यहां पर भी सीडी। ठीक है, अब मान लीजिए अपन ने कि अपन को ग्रॉस प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, तो यही ग्रॉस प्रॉफिट हम इसको करते हैं ब्रॉड डाउन, तो ब्रॉड डाउन करेंगे तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी यहां लिखेंगे, और इसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस की चीजें लिखनी शुरू कर देंगे, तो उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये करें। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज और देख लीजिए, अब कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी और देख लीजिए आप लोग। कुछ शब्द यहां पे यूज किए जाएंगे, जैसे एक शब्द यूज किया जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो भी आपने परचेज की है, परचेज कौन सी, नेट परचेज। कौन सी, नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। जब परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे तो वो नेट परचेज कहलाती है। तो नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये फॉर्मूला है। तो कई बार आपसे सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कि आपके बिजनेस ने जो भी सामान सेल किया है इसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, ये वाली बात चल रहा है। तो सामान मान लीजिए इन्होंने ये रखा हुआ है, ये सारा सामान इन्होंने सेल किया हुआ है, इसकी कॉस्ट कितनी है। तो ऑब्वियसली भाई साहब हम बता दे रहे हैं कॉस्ट कैसे है। हम जब सुबह सो के उठे थे तो करीब 500 रुपए का माल रखा हुआ था। अच्छा, 2000 रुपए का माल हम और खरीद के लाए। हमने कहा बहुत अच्छा। इसके अलावा उसमें 2000 रुपए का मजदूरी, सैलरी मैलरी ये सब खर्चा लग गया। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। तो हमने कितना हो गया, 4500 रुपया।
तो मैंने कहा तुम 4,500 का माल तुमने बेच दिया? नहीं नहीं, जब हम माल बेच रहे थे तब 200 रुपए का माल बचा रह गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो फिर एक्चुअली तुमने जो माल बेचा उसका खर्चा कितना हो गया? 4,300 रुपया। तो यही फॉर्मूला बना दिया हमने सिंपल सा, है ना। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कि आप मान लीजिए जब आप सुबह सो के उठे तो इतने का माल पड़ा हुआ था, इतना आपने और खर्च कर लिया, इतने आपने फैक्ट्री में लेबर में फ्यूल व्यूल खर्चा कर दिया, इतना खर्चा हो गया, इतना माल आपका लास्ट में बचा रहा, ये घटा दिया आपने। तो इस तरह से आपकी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आपको फॉर्मूला भी याद करना है, लेकिन आपको ये समझना भी है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक वर्ड इसमें यूज होगा एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है, एडजस्टेड परचेज। ठीक है, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज दिया हो तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक ये सब इंक्लूडेड है। आपको अलग से फिर घटाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि सवाल में दिया है एडजस्टेड परचेज और वो भाई साहब जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देते हैं, उसमें परचेज रिटर्न भी लिख देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजस्टेड परचेज अगर दी है तो उसमें ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक ये तीनों शामिल है। ठीक है, तब जाके वो एडजस्टेड परचेज बनी है। तो अगर सवाल में क्लोजिंग स्टॉक दिया भी है तो आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है, एक वर्ड इसमें और यूज होगा स्टोर कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। स्टोर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टोर प्लस नेट परचेज और माइनस क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर। ठीक है, देखिए स्टोर कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर बराबर ओपनिंग बैलेंस प्लस स्टॉक प्लस नेट परचेज, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर। ठीक है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहां पे जो फैक्ट्रीज को सामान लेना होता है वो फैक्ट्री कहां से सामान लेंगी? एक अलग से स्टोर डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट कहते हैं। मतलब सामान को बनाने वाले लोग दूसरे होते हैं और रॉ मटेरियल खरीदने वाले लोग दूसरे होते हैं, वो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं। तो मार्केट से कहां पे सस्ता सामान मिल रहा है, अच्छा सामान मिल रहा है, किस क्वालिटी का सामान चाहिए, ये डिसाइड करने वाले अलग लोग होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि सारा सामान जैसी रिक्वायरमेंट आती है वो खरीद के रख लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्टोर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। अब ये आप जानना चाहते हो कि पूरे साल भर में कितना माल कंज्यूम हुआ है, इसको बोलते हैं स्टोर कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। मतलब पूरे साल में कितना माल कंज्यूम हुआ है। तो कैसे पता करोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई आप बात कर रहे हैं ना 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की तो बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा 1 अप्रैल के दिन स्टोर के अंदर कितना माल रखा था? तो आपने कहा 1 अप्रैल के दिन स्टोर के अंदर 1 लाख का माल रखा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो रखा ही, उससे शुरुआत तो उससे ही करेंगे। इसके बाद फिर आपने जब वो खत्म हो गया था माल तब आप और खरीद के लाए? बिल्कुल खरीद के लाएंगे, वो तो 10-15 दिन में ही खत्म हो गया था। तो आपने कहा हम 10 लाख का माल पूरे साल भर में और खरीद के लाए। मैंने कहा ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक के बाद नेट परचेज हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब 31 मार्च तक कितना बचा था माल? तो आपने कहा कि 2 लाख का माल 31 मार्च तक और बचा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, इसका यूज नहीं हुआ, ये इसको हटा दीजिए। तो 10 और 11 में से 2 गया, मतलब आपने पूरे साल भर में कितना माल यूज किया? 9 लाख का। तो ये ऐसे ये वाला फॉर्मूला मैंने छोड़ा।
जी क्वेश्चन नंबर 3 डालो उसमें, ग्रुप में डालो फोटो में। समझ में आ रहा ना आप लोग अच्छे से, है ना? आप लोग बिल्कुल इस समय फ्रेश हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बस पढ़ो घर पे, है ना? प्रिंसी तो बिल्कुल पढ़ाई का लिखाई बंद कर दी उसने। हाँ विदाउट सॉल्यूशन ना, क्रॉप कर देना उसको। आज कितना 3 2 5 7 लड़कियां हैं, मतलब 3 गायब हैं, है ना? तो ये जो है ये डायरेक्टली हम आपको अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। मतलब आप कल जनरल एंट्री से अकाउंट बनाने सीखे थे ना, आपको अकाउंट बनाने आ गए। अब आपने जितनी भी जनरल एंट्रीज लगाई हैं, आपको यही होमवर्क है कि आप उन सभी जनरल एंट्रीज के घर पे लेजर बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ठीक है, इस सवाल में आपको बैलेंसेस दिख रहा है, कुछ सबको दिख रहा है? जैसे स्टॉक दिख रहा है 1 अप्रैल 2018 का, फिर वेजेस दिख रही है, सेल्स दिख रही है, रिटर्न आउटवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, परचेज, कैरीज, रिटर्न इनवर्ड, ये सब दिख रहा है आपको? ये सब ना ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस हैं। मतलब इनके जब अकाउंट बने होंगे ना, इन अकाउंट में फाइनली कौन सा बैलेंस, मतलब साल के एंड में आपने क्या किया होगा, इन अकाउंट्स को क्लोज किया होगा, तो जो फाइनल बैलेंसेस होंगे वो ये बैलेंसेस हैं। और हमेशा हर साल अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। जैसे कैश अकाउंट साल भर में खूब जितना कैश आ रहा है जा रहा है, करते रहो, लास्ट में 31 मार्च को आपको इनको क्लोज करना ही पड़ता है। ठीक है? वो क्लोज करके आपको पता करना पड़ता है कितना बैलेंस बचा है। तो ये वही बैलेंसेस है। ठीक है? तो ये वाली बात तो समझ में आ गई कि ये ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस में आपके जो लेजर है ये उनके बैलेंसेस है। अभी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब हम इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि हाँ इनका हम एक लेजर बनाते हैं इसकी। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है? और इसके बाद ऐसे बना लेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। और अब देखिए आप इसमें लिखा है स्टॉक 1 अप्रैल 2018। अच्छा, अब 1 अप्रैल को कोई भी साल शुरू होता है कि खत्म होता है? शुरू होता है ना। तो अगर एक साल शुरू होता है, इसका क्लियर है कि अगर वे नहीं भी दे रहे हैं कि ये ओपनिंग स्टॉक है, तो आपको समझ जाना है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक ही है। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीस। इसके बाद नेक्स्ट हमने बताया था कि इसमें परचेज आती है। ठीक है? तो आप लिखेंगे टू परचेज, और परचेज को लिखिए आप अंदर, कितना है 10 लाख रुपीस। अब अंदर क्यों लिख रहा है? क्योंकि इसमें परचेज रिटर्न भी दिख रहा है ना? तो रिटर्न क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न आउटवर्ड, क्या बोलते हैं, है ना? तो आप लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड, और ये कितना दिया हुआ है आपका 80,000 रुपए, है ना? तो 80,000 रुपए कर देंगे माइनस, तो 9,20,000 रुपए की आपकी क्या हो गई, परचेज। इसको नेट परचेज बोलेंगे, है ना? 9,20,000 रुपए की। इसके बाद फिर आ जाइए आप वेजेस पे, तो आप लिखेंगे टू वेजेस, और वेजेस कितना है आपका 50,000। ठीक है? इसके बाद आ जाइए कैरीज इनवर्ड, हमने बताया था ना, कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड 10,000 दिया हुआ आपका। ठीक है? इसके बाद है फ्राइट इनवर्ड, फ्राइट माने भी एक तरह से भाड़ा ही होता है। ठीक है?
जितने जो तुम्हें इनवर्ट दिख रहे हैं ये सब तुम फैक्ट्री में डाल देना। फ्राइट इनवर्ट ये कितना दिया? 5,000 रुपया। अब है सेल्स। सेल्स कितनी दी है? बाई सेल्स। सेल्स रेवेन्यू, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे। वो कितनी है? 15,50,000 रुपए। अब इसमें सेल्स रिटर्न भी है इसलिए उसको माइनस करेंगे। तो रिटर्न जहां पे रिटर्न आउटवर्ड आपकी परचेज रिटर्न होती है, ऐसे ही रिटर्न इनवर्ड आपका सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे? माइनस रिटर्न इनवर्ड, है ना। और ये रिटर्न इनवर्ड दिया कितना है इसमें? 50,000 रुपये। तो ये कितना हो गया? 15 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट में एक एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है, लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 2 लाख रुपया। ठीक है, इसकी एंट्री बनती है, अगर हम इसकी एंट्री देखेंगे ना, इसकी एंट्री बनाई जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? यहाँ पे क्रेडिट है, इसलिए यहां कहा जाएगा क्रेडिट में। ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किसने किया है? क्लोजिंग ने किया है। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1 लाख है ना, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए। तो ऑब्वियसली ये बड़ा दिख रहा है, 15 और 2 17, ये कितना हो गया? 17 लाख। यहां करो 17 लाख, ये भी हो गया आपका 17 लाख रुपए। ठीक है, और आप इसका और टोटल करेंगे आप लोग, जल्दी से लगा करो, निकालो मोबाइल अपने। ठीक है, और टोटल करिए आप लोग इसका। ठीक है, छोटा वाला भी करो टोटल। छोटे वाले का ना, छोटे वाले का टोटल हो गया 10,85,000। अब बड़ा कौन है? 17 लाख बड़ा है कि 10,85,000 बड़ा है? 17 लाख बड़ा है। तो 17 लाख में से 10,85,000 माइनस कर दो, 6,15,000 रुपया। तो ये जो 6,15,000 है, इसको क्या बोलेंगे आप? टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। इधर पे लाएंगे, ये कितना है? 6,15,000 रुपए। ठीक है, नहीं बीडी तो करके रखो। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाने को दे तो भी आपको हमेशा ब्रॉड, आपको जो बैलेंस है उसको ब्रॉड डाउन जरूर करना है। सीडी पे नहीं छोड़ना होता है कोई भी बैलेंस, है ना, हमेशा उसको ब्रॉड डाउन करो। एग्जाम पे रेट डाल दिया आपने? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ग्रुप में, और आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने क्या तरीका बताया था आपको कि ओपनिंग स्टॉक है ना, प्लस जो भी आपके परचेज है, नेट परचेज, वो प्लस जितने भी खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक को करेंगे माइनस, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब ये पता है जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, छोटे छोटे वाले, मतलब 1-1 नंबर के क्वेश्चन, वो इन्हीं से बनेंगे कि आपको एक छोटा सा एक वो दे दिया और उन्होंने कहा कि तुम खा रहा है तुम मुझे च्युइंगम क्या क्या लाइक, है ना। तो आपके जो एग्जाम्स होंगे ना, उन एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, छोटे, ये नाली में थूक देना ही पे। एमसीक्यूज जो बनेंगे ना, वो इन्हीं पे बनेंगे आपके, छोटे छोटे क्वेश्चन। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इन्हीं से निकलेंगे, और कोई तरीका ही नहीं एमसीक्यूज निकलने का, है ना। तो इसलिए आप ट्रेडिंग जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो तो सीखने ही है आपको, लेकिन छोटे वालों से बनेंगे आपके एमसीक्यूज।
बड़े इसलिए कि तुम कॉमर्स में आ गए हो, तो अब तुम्हें कॉमर्स है ना, तो कम से कम अब तुम्हें कॉमर्स नया तो नहीं लग रहा है इनके, हाँ नहीं यार कॉमर्स में आता है ना। अब ये चीज हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, इसमें दिया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नेट परचेज है, रिटर्न आउटवर्ड है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ये दिल्ली बीकॉम में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताएं। तो सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका फॉर्मूला है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज कौन सी, नेट वाली, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप आ जाइए। इस क्वेश्चन में आपका ओपनिंग स्टॉक है 16,000 रुपया, है ना। देखा वो ओपनिंग इन्वेंट्री, मैंने बताया था इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात होती है, आपको उसमें बेसिक टर्म्स में लिखवाया हुआ है, हालांकि पढ़ना नहीं है तुम्हें, वो एक अलग बात है ना। तो 16,000 रुपये आपका ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई, प्लस आपकी जो नेट परचेज है, तो एक्चुअली परचेज सीधा नेट परचेज दिया हुआ है 72,000 रुपीज दी हुई है, ठीक है, प्लस आपका हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है 18,600, तो 18,600 और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 28,000, तो 28,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 78,600 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपने कर लेना है। नेक्स्ट वाला डाल देना। तुम्हारे में कहाँ पे, स्कूल में? तुम नॉन कॉमर्स वाले बच्चों को बताओ, तुम कह रहे वीडियो बनाओगे देखेंगे। 9th वाला साइंस वालों को तो ऐसे बता दी कि भगवान मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले मुझसे कौन से लेवल पर कैसी कॉमर्स से तो ठीक है, साइंस से कर जाओ। नहीं गिलास देखो सुनो, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोलो। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे आपको, सुनिएगा आराम से। और लिखा हुआ है कि जो टोटल परचेजिंग है ड्यूरिंग द ईयर वो है आपकी 8 लाख रुपीस। रिटर्न आउटवर्ड है 20,000, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड क्या हो गया, परचेज रिटर्न, तो ये आपका 20,000 का हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपके 60,000 रुपीज। ठीक है, बाकी क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कुछ नहीं पता है। और ये लिख रहे हैं 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। तो ये कह रहे हैं कि आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताइए। ठीक है, सवाल फिर समझ लीजिए एक बार, आपको इसका निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हो तो आपको यह पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब हम सेल्स में से जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था इसको माइनस कर दें तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता
चल जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका क्या है? फॉर्मूला बताओ। मैं क्या बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला? तुम बोलो प्रिंसी। डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आपको बिल्कुल रट लेना है भैया। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो एक तो आपको दी हुई है परचेज। ठीक है, परचेज कितनी है? 8 लाख रुपीस, और माइनस परचेज रिटर्न भी है इसमें, है ना, 20,000 का, है ना। ओपनिंग स्टॉक दी हुई नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दीजिए, नहीं तो 0 कर दीजिए। ठीक है, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको ये तो किया 20,000, और तो 6,10,000 में से आपने क्या घटा दिया? 5,60,000, और इस तरह से आपका जो 50,000 है वो क्या हो गया? आपका ग्रॉस प्रॉफिट। वीडियो पॉज हो गई थी क्या? अच्छा, देखो कहां से रुकी है, वहीं से फिर कल पढ़ाएंगे।